So, good evening, everyone. This is Ranjit Singh, and I am a data scientist at Afflear. So, first of all, before starting today class, I would like to welcome to all of you in this course. And एक काम करते हैं, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले ना आप मुझे ये बताओ कि आप किस कॉलेज से एंड इन विच ईयर राइट नाउ यू आर इन. सिर्फ आप चैट मैसेज में मुझे इतना सेंड कीजिए कि मैं इस कॉलेज से एंड इस ईयर में और इस ब्रांच से. कॉलेज मैटर नहीं करता है, आप सिर्फ ब्रांच एंड ईयर डाल दो, सेंड दो, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि आप किस कॉलेज. BCA थर्ड ईयर, मणिपाल यूनिवर्सिटी, वेरी गुड. नतांश मीना, आप तो शायद पुरानी बैच से हो किसी से. सर वो मैंने ली थी फिर क्लास पुराने वाला जो 8 तारीख से चालू हुआ है. मैंने आपका नाम शायद 3 जुलाई वाले में देखा था. सर वो 3 जुलाई में सिद्धार्थ सर ऐड करना भूल गए थे. चलो कोई बात नहीं, आप इसे कंटिन्यू कर लो. प्रीति AIDS, आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक सेकेंड ईयर. ओके, आर्या कॉलेज सेकेंड ईयर, CSE. क्लास एंड ब्रांच, ये दो कंपलसरी है, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपका टेक्निकल नॉलेज कहाँ तक है. यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं इसमें, वेरी गुड. आर्या कॉलेज, ओके. एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसे ऑफ करता हूं मैं. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर? एक बार कोई थम्स अप कीजिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ओनली. इधर आपको एक रिएक्शंस का ऑप्शन मिलेगा, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लाइक का रिएक्ट करें. जतिन, ऑफ योर वेबकैम. जतिन, अपना वेबकैम ऑफ कर सकते हो? चलो ठीक है जी, आपका मुझे इतना आइडिया लग चुका है कि आप सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स हो और सभी CS, AI, ML और डेटा साइंस ब्रांच के स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं मुझे. बस फर्क इतना है, कुछ सेकेंड ईयर से, कुछ थर्ड ईयर से एंड कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं इधर. तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं थोड़े से डिस्कशन के साथ. अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे एक है कि आप ना इस कोर्स को ज्वाइन किए हो, जो कि 45 डेज का कोर्स है ऑफ द डेटा साइंस. अब आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए कि व्हाट इज डेटा साइंस. आपकी नजरों से क्या है डेटा साइंस? क्योंकि आज से आप क्या करने वाले हो, अपने 45 डेज इधर इन्वेस्ट करने वाले हो और इसके बाद आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो अपने इस कोर्स की लर्निंग. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस ब्रांच को, इस कोर्स को सिलेक्ट किया है तो किस बेसिस पर सिलेक्ट किया है? आपको आई थिंक इतना तो आइडिया होगा जरूर कि व्हाट इज डेटा साइंस. तो आप सभी अपने आंसर्स कमेंट में लिखें. सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा साइंस. करो सभी अपने आंसर्स, देखें. हाँ, मीटिंग क्या अभी तक आपको ज्वाइन नहीं किया है?
पहला आंसर आया है एनालाइजिंग अ ग्रुप ऑफ डेटा, नथांस मीना, एनालिसिस ऑफ डेटा। देखते हैं द स्टडी ऑफ डेटा। हाँ, ये आंसर थोड़ा सा अच्छा लगा। द एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ओवरऑल स्टडी ऑफ डेटा टू वर्क ऑन द रियल लाइफ प्रोजेक्ट एंड यूजिंग डेटा बिल्ड सॉल्यूशंस। अच्छा आंसर है अंकित का भी। राइट योर आंसर्स। और कोई चैट जीपीटी या मतलब गूगल नहीं करेगा, सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेटा साइंस? ओके, सौम्या गुप्ता का भी सही आंसर। Data science is all about managing and analyzing the data using AI, ML and mathematics. Very good. तो चलो, इसका मतलब है कि आपने थोड़ा सा तो अपने फील्ड के बारे में स्टडी किया है कि एक्चुअली में ये कहानी क्या है। अब इस कहानी को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपके लिए शेयर करता हूँ स्क्रीन। चलो, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था व्हाट इज डेटा साइंस। ओके, आते हैं इधर, स्क्रीन शेयर है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था व्हाट इज डेटा साइंस, क्योंकि अपन को क्या पढ़ना है, 45 डेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस के बारे में ही पढ़ना है। अगर डेटा साइंस के बारे में पढ़ना है तो एटलीस्ट अपने को इतना नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा साइंस। अगर आप इस डेटा साइंस को समझना चाहते हो तो ऐसे ना दो पार्ट में डिवाइड कर। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक तरफ आप रख सकते हो डेटा और दूसरी तरफ आप रख सकते हो किसे, साइंस को। अब पहला क्वेश्चन तो यही है आपसे कि व्हाट इज डेटा। आपने सभी ने बोल दिया यहाँ पर कि मैनेजिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा, गेट द प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डेटा। सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, सेवांश की तरफ से आंसर आया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन and any fact and figure is collected data. Very good, facts। चलो इधर आते हैं और इधर आने के बाद मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका डेटा होता है इसे आप फैक्ट बोल सकते हो और इसे आप क्या बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन बोल सकते हो। क्या? इंफॉर्मेशन। अब आप सोचोगे कि सर इंफॉर्मेशन तो ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर भी होती है, तो ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसे हम डेटा नहीं बोल सकते। हमारा डेटा सिर्फ वो इंफॉर्मेशन है दैट इज कैन बी कलेक्टेड, दैट कैन बी कलेक्टेड, दैट कैन बी स्टोर्ड एंड दैट कैन बी प्रोसेस। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी क्या कहलाती है, डेटा। क्या कहलाती है, डेटा। ये तो सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशंस की, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास आप आज एनरोल हुए हो इस कोर्स में, तो आपने इस कोर्स का फीस पेमेंट किया है कि नहीं किया है, कितना रजिस्ट्रेशन फीस दिया है, किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपका क्या अदर डिटेल्स जो भी आपने शेयर किए, वो सारी डिटेल्स एक तरीके की क्या है, इंफॉर्मेशन है, राइट, इंफॉर्मेशन से। बट नाउ इट इज स्टोर्ड इन आवर डेटाबेस। आपकी सारी इंफॉर्मेशन हमने क्या कर रखी है,
स्टोर कर रखी है। तो अगर मैंने आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया और अब मैं इस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को कल अपने फ्यूचर पर्पस के लिए प्रोसेस कर सकता हूं, इसे एनालाइज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इसे एनालाइज कर सकता हूं। जैसे मुझे आपसे आफ्टर 1 ईयर अगर मुझे ये पता करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव टीच फ्रॉम द आर्या कॉलेज, तो कैसे पता करूंगा? मैं अपने इस रिकॉर्ड को एनालाइज करूंगा और एनालाइज करने के बाद मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। और कौन सा स्टूडेंट्स था, कहां से बिलोंग करता था, किस पर्टिकुलर ईयर में आया था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, आज मेरे पास क्या है, स्टोर है। तो यही आपका क्या होता है, डेटा। अब दूसरा क्वेश्चन, डेटा तो हमारे समझ में आ गया, चलो जी, डेटा तो सिंपल सी बात है, मेरे समझ में आ गया। यहीं पर एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसे समझना आपके लिए जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि डेटा कहां कहां पर अवेलेबल है आज के टाइम पर। क्योंकि देखो, डेटा किस किस ऑर्गेनाइजेशंस में और किस किस एरिया में अवेलेबल है। आप अगर जाओ मेडिकल फील्ड में, आप जाओ एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, आप चले जाओ फाइनेंशियल फील्ड में, ठीक है, आप चले जाओ ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाओ, यहां पर हमारे जितने भी डोमेन है, आप किसी भी डोमेन में चले जाओ, हर एक डोमेन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ये तो आप जानते हो। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में नाम मुझे शेयर कर सकते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करती हैं। बताओ, इज देयर एनी वन ऑर्गेनाइजेशन? बताओ, किसी को कोई आइडिया है? सो इन सिंपल वर्ड, डेटा इज एवरीवेयर। क्या है? डेटा इज एवरीवेयर एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेजिंग एंड स्टोरिंग आवर इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उन्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और इसके बेसिस पर हम बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। अब चलो, ये कहानी आपकी क्लियर हो चुकी है कि डेटा इज एवरीवेयर, ठीक है। ऐसा नहीं था कि डेटा आज ही आया है एवरीवेयर, ये पहले भी था, ये पहले भी था और आज भी है। बट फर्क क्या है कि पहले आपके जो बिजनेस थे वो इतने डिजिटल नहीं थे, इतने बिजनेस जो थे डिजिटल नहीं थे। बहुत सी जगह पर तो आज से कुछ टाइम पहले तक भी पेपर वर्क हो रहा था। क्या? पेपर वर्क। बट अब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी डिजिटली स्टोर की जा रही है। अगर मैं आपके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल भी लूं ना आपके लिए, तो एक शॉपकीपर भी आज के टाइम पर, जगह आप अपने कॉलेज के बाद सिगरेट पान खाते हो ना, कभी कभार जाते होंगे, सिगरेट नहीं तो सॉरी चाय तो पीने जाते ही होंगे, तो बहुत से वहां पर भी आप देखना, एक चाय वाला भी ना अपने उस उधारी को मैनेज करने के लिए व्यापार जैसे ऐप का यूज करता है। बहुत सारी शॉप्स आज के टाइम पर इतनी हो चुकी है कि इस तरीके का ऐप यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? और इसे यूज करने से क्या हो रहा है, उनका डेटा भी डिजिटली स्टोर हो रहा है। वो भी क्या कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कहीं भी चले जाओ, अगर कहीं से शॉपिंग भी करते हो, लेट सपोज आपने शॉपिंग की, डी मार्ट से ही शॉपिंग कर लो, तो क्या उनके पास आपका रिकॉर्ड नहीं है? आपने पेमेंट कैसे किया, किस टाइमिंग में आए थे, कितना आपने प्रोडक्ट परचेज किया, ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो है। और एवरीथिंग, एवरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, आपकी इस इंफॉर्मेशन को आपसे ले रही है और स्टोर कर रही है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई आपके रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा है और उसका कोई यूज केस ना हो। बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपकी इंफॉर्मेशन किसी ने अननेसेसरी स्टोर कर ली हो? नहीं, वो किसी ना किसी लालच से या किसी ना किसी पर्पज से आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। तो कहानी क्या है? कहानी में मैं वापस आता हूं। अब आते हैं अपनी डेटा साइंस पर। तो मैं अगर आपके सामने इस पीपीटी को ओपन करूं तो देखो, पहला मेरा डेफिनेशन था क्या, डेटा का। अगर टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताऊं तो डेटा रेफर्स टू अ इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन और एट अ फैक्ट। जैसे आपने बोला था कि डेटा इज आल्सो अ फैक्ट, इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड प्रोसेस
तो क्या है वो इंफॉर्मेशन आपकी डेटा है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक और वर्ड्स में लिखा हुआ है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट एंड इमेजेस। कहानी क्या है, यहाँ पर बोल रहा है नंबर, टेक्स्ट एंड इमेजेस। इस कहानी को समझो, मान के चलो अभी आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि डेटा ना मल्टीपल फॉर्म में आ सकता है, इट कैन बी टेक्स्ट, इमेजेस एंड नंबर्स, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर डेफिनेशन में देखने को मिला है। मान के चलो मैं एग्जांपल लेता हूं आपके ही कॉलेज का, ठीक है। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर उधर पास किया है, ठीक है, आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है, तो ये एक इंफॉर्मेशन, और किस फॉर्म में ये आपका मोबाइल नंबर, नंबर की फॉर्म में ना। अगर वहीं पर आपने अपना जो है एग्जाम पेपर्स ऑनलाइन हुए, या आपने कोई ऐसे ऑनलाइन लिख के सबमिट किया, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन थी, और किस फॉर्म में गई है, टेक्स्ट की फॉर्म में। और अगर आपने एडमिशन के टाइम पर अपना एक प्रोफाइल फोटो उन्हें शेयर किया है, तो ये क्या है, ये भी तो आपने एक इंफॉर्मेशन शेयर की, और इन विच फॉर्म, इमेजेस की फॉर्म में। सो यहाँ पर डेफिनेशन में यही बताया गया है कि डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट एंड इमेजेस, इट कैन बी इन द मल्टीपल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, ये कहानी ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी लिखा है मैंने, और एनी अदर फॉर्मेट, इट कैन रिवील पैटर्न, ट्रेंड, वैल्यूएबल। ये मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अपना क्वेश्चन यहाँ तक था कि व्हाट इज डेटा। अब मुझे एक बार क्विक कंफर्म करके बताओ कि व्हाट इज डेटा, ये क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, तो चलो, अगर आपका ये क्वेश्चन क्लियर है कि व्हाट इज डेटा, तो अब मैं आता हूं लौटकर आपके किधर, इस डेटा साइंस की तरफ। ये डेटा साइंस क्या है, तो देखो डेटा साइंस क्या है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो आज का डेटा है, ये ना आपका डिजिटल गोल्ड है। क्या है, अगर डेटा की वैल्यू की बात करें तो ये आपके लिए आज का डिजिटल गोल्ड है। इसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को प्रॉफिट की ओर भी ले जा सकते हैं, और अगर हमारा डेटा कहीं पर भी करप्ट होता है या लॉस होता है, तो हमारा बिजनेस लॉस की तरफ भी जा सकता है। तो डेटा आज के टाइम का क्या है, एक तरीके का डिजिटल गोल्ड होता है। क्या होता है, डिजिटल गोल्ड है आपका डेटा। कौन ज्वाइन कर रहे हैं अभी, चेक करते हैं, रितु तिवारी, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, डेटा की कहानी तो समझ में आ गई, अब डेटा साइंस की कहानी समझनी है। तो देखो, डेटा साइंस की कहानी समझने से पहले एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। आज से पहले डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना नहीं था, एक लिमिटेड अमाउंट में था, और एक नॉर्मल एम्प्लॉय, उस कंपनी के जो नॉर्मल एम्प्लॉय थे ना, वो डेटा को इजीली मैनेज कर लेते थे, क्योंकि डेटा का अगर साइज ज्यादा नहीं है तो वो इजीली मैनेज कर लेंगे, और थोड़ा बहुत वो डेटा के बारे में समझ जाते थे। एक्सेल टूल है आपका, एक्सेल जैसे टूल की हेल्प से डेटा को इजीली मैनेज कर लेते थे अपने को। बट कहानी में प्रॉब्लम कब आई, जैसे ही वर्ल्ड डिजिटली होने लगा, डेटा का जो साइज है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, पहला रीजन तो ये था कि डेटा ना, पहला रीजन क्या था, पहला रीजन तो ये कि लोग डिजिटल सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करने लगे, यूज करने लगे, तो उसकी हेल्प से क्या डेटा जनरेट होने लगा। दूसरी बात, एक और रीजन था कि डिजिटली तो जनरेट हो रहा था, उसके साथ साथ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, लेट सपोज हमारी ही अफेयर्स का एग्जांपल लेते हैं, और आज मेरे पास ना 100 जीबी का डेटा है, किस ईयर में, 2024 में, और आप मुझे बताओ 2026 में ये 100 जीबी से अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा, बताओ। आफ्टर 2 ईयर 100 जीबी से प्लस की ओर देखने को मिलेगा या माइनस की ओर, अपवर्ड, ऑब्वियसली अपवर्ड मिलेगा। क्यों, क्योंकि चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी और की ऑर्गेनाइजेशन, वो डेटा क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। तो इस डेटा के पीछे का एक लॉजिक ये सबसे बड़ा खतरनाक है कि पास्ट का डेटा हो या प्रेजेंट का डेटा हो या आने वाला फ्यूचर का डेटा हो,
इन्हें रिटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिटेन करना पड़ेगा। और ऐसे ही रिटेन करते करते आज इनके पास डेटा ना बहुत ज्यादा ह्यूज साइज में अवेलेबल है। और इतने बड़े डेटा को वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय को अगर देते हैं ना कि भाई लो ये हमारा रिकॉर्ड है, आप एनालाइज कर दो, तो वो बेचारा जो नॉर्मल एम्प्लॉय है ना, वो इसे एनालाइज करने में ही घबरा जाएगा, उसके बस की बात नहीं है। दूसरी बात, एक ऑर्गेनाइजेशन इस नॉर्मल एम्प्लॉय को अपना डेटा देगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये उनकी बरसों की मेहनत है जो उन्होंने ये रिकॉर्ड मेंटेन किया है। अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय को ये सब नहीं पता है कि डेटा को कैसे मैनेज करना है, डेटा को कैसे हैंडल करना है, डेटा से कैसे अपना यूजफुल फिल्टर करना है, ऑपरेशंस लगाने, इस नॉर्मल पर्सन को इतना नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वाले कि भाई गलती से भी अगर इन्होंने डेटा में कोई गलत ऑपरेशन लगा दिया या डिलीशन ऑपरेशन लगा दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमारे डेटा को लॉस होने के चांसेस हैं। और वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ये मिनिमम 9 to 10 ईयर्स का डेटा होगा। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशंस वालों ने क्या किया कि भाई कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ के लाओ हमारी ऑफिस में जिससे इसके साथ डील करने में वो एक्सपर्ट हो। तो इन्हें मिला एक पर्सन क्या, जिसका नाम था डेटा साइंटिस्ट। इस प्रोफाइल को बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। और ये जो डेटा साइंटिस्ट होता है, इसके पास एबिलिटी होती है, इसके पास पावर होती है टू डील विद योर डेटा। ये डेटा साइंटिस्ट क्या कर सकता है, ये आपके डेटा के साथ डील कर सकता है, आपके डेटा का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना होना चाहिए। तो अब ये डेटा साइंटिस्ट आपके डेटा के साथ डील तो कर लेता है, बट करता कैसे है, ये कोई स्पेशल पर्सन है क्या? हाँ, ये भाई स्पेशल पर्सन है। और ये पढ़ता है क्या, एक डेटा साइंस नाम का सब्जेक्ट है। क्या ये एक डेटा साइंस नाम का सब्जेक्ट है, ये उसे पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से। और जब ये डेटा साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तब जाके ये डेटा साइंटिस्ट कहलाते हैं। तो अब मुझे इधर आते हैं और इधर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूं क्या, डेटा साइंस। तो ये हमारा डेटा साइंटिस्ट है। और डेटा साइंटिस्ट कौन होता है, इट इज लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव। कौन है? डेटा साइंटिस्ट, सॉरी मैं इधर लिख देता हूं, डेटा साइंटिस्ट इट इज लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव। किसके लिए? फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर अ डेटा इन अ वर्ल्ड ऑफ डेटा। यानी कि जो वर्ल्ड ऑफ डेटा है, डेटा की जो दुनिया है, उस दुनिया में से अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो उससे डील करने में इनके पास क्या है, ये एक तरीके के डिटेक्टिव हैं। आपका कितना बड़ा भी डेटा हो ये मैनेज कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे और आपके लिए उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये जो पर्सन है डेटा साइंटिस्ट जो पढ़ता है वो किसे पढ़ता है, डेटा साइंस। और क्यों पढ़ा इसने डेटा साइंस, क्योंकि इसे डील करनी थी आपके डेटा के साथ। तो डेटा साइंस इट इज लाइक अ मेन सब्जेक्ट वेयर यू विल लर्न how you can deal with your data, how you can analyze your data, and how you can filter and find out the useful insights from the data. तो ये आपकी डेटा साइंस होती है जो आपको एबिलिटी देती है टू डील विद द डेटा। भाई एक छोटे से क्लास में डेटा नाम का वर्ड मुझे नहीं लगता मैंने 100+ टाइम बोल दिया होगा, तो बोर मत होना क्योंकि आपके 45 डेज तक सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा ही सुनने वाला है। आप सब कुछ क्या करने वाले हो, इसी के साथ डील करोगे 45 डेज के साथ। अब चलो यहां तक की तो कहानी ठीक है। तो मुझे इतना पता चला है कि डेटा साइंस ना एक सब्जेक्ट होती है और एक ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। इसके अंदर ना काफी सब टॉपिक्स होते हैं। सब टॉपिक्स की बात करें तो इसके अंदर ना मशीन लर्निंग आएगी, ठीक है। इसके अंदर एक मशीन लर्निंग नाम का सब टॉपिक आएगा। इसके अंदर ना आपको डीप लर्निंग नाम का एक सब टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अंदर कंप्यूटर विजन नाम का एक सब टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके
एक सब टॉपिक देखने को मिलेगा। तो और साथ ही साथ आपको पाइथन करके भी एक टॉपिक देखने को मिलेगा। एक मैथ का स्टैट्स होता है, ये भी देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल भी आपको देखने को मिलेंगे। जब आप इन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में, इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ लोगे, ये सब टॉपिक्स किसके हैं? डेटा साइंस के। जब आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लोगे, देन यू विल बी बिकम अ परफेक्ट डेटा साइंटिस्ट। तो मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में आपसे डील नहीं करूंगा। अपने को क्या करना है, इतना समझ में आ चुका है हमारे कि डेटा साइंस क्या होती है और हमें क्यों पढ़ना होता है इसे। बताओ, इस चीज का आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका, कि क्यों हमें डेटा साइंस पढ़ने की नीड है? क्योंकि आज के टाइम पर हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्या है? डेटा अवेलेबल है, और वो चाहते हैं उनके डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाए, मैनेज किया जाए, एनालाइज किया जाए। तो इसी वजह से डेटा साइंस हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, अगर इस फील्ड में जाना है तो। बताओ, इज इट क्लियर? सर ये सारे टॉपिक आप ही टीच करोगे? यस, आई विल टीच यू एवरीथिंग। हाँ, पूरा डेटा साइंस आपका मैं ही करने वाला हूं, चिंता मत करो। आपके हर एक टॉपिक इस तरीके से दिमाग में बैठाएंगे कि कभी सोचा नहीं होगा। चलो इधर आते हैं, और मैं ना आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है, क्या इसे करते हैं हम बंद, और इसे बंद करने के बाद मैं आता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स के ना माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चूजिंग डेटा साइंस, कि सर मैं डेटा साइंस चूज किया हूं तो इसका कोई खास रीजन है क्या? क्या मुझे डेटा साइंस चूज करना चाहिए? देखो, आप सभी तो ऑलरेडी चूज कर चुके हो, अच्छी बात है, बट आप अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट फील ना करें। इसीलिए मैं कुछ 1 से 2 पॉइंट्स आपको इस फील्ड के शेयर करने वाला हूं। पहला पॉइंट, आपको पता है आज के टाइम पर एआई ग्रो कर रही है, ठीक है? और अगर आपको एआई के फील्ड में जाना है तो एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट बोथ आर सेम। अपने दिमाग में बैठा लेना, एआई इंजीनियर की प्रोफाइल और डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल दोनों ही एब्सोल्युटली सेम है। क्या है? दोनों ही एब्सोल्युटली सेम है। जो एआई आपसे बोलती है ना, वो डेटा साइंस बिल्ड करके देती है। तो हमें क्या करना है? पहला पॉइंट क्लियर है कि वी आर ग्रोइंग विद द टेक्नोलॉजी, क्योंकि एआई का ट्रेंड आ रहा है और हम एआई की ओर मूव कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है? ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है अपने माइंड में। तो देखो, आप मुझे एक बात बताओ, डेटा आपका हमेशा रहने वाला है। आज बात करो या पास्ट की बात करो या फ्यूचर की बात करो, और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो डेटा अपवर्ड ही जाएगा, डाउनवर्ड नहीं होने वाला है। आगे के 100 साल तक भी आपकी डेटा साइंस की जॉब क्या है? सिक्योर है। ये अपने माइंड में फिक्स कर लो। और रही बात सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो देखो जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी फील्ड बढ़िया है आपके लिए। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि हाँ मैं सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहता था बट मैं नहीं गया, तो देखो आपके लिए मैं बता दूं, मैं किसी फील्ड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी अपनी जगह पर ठीक है। बट एआई के ऐसे ऐसे टूल आ रहे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब भी ले सकते हैं। अगर आपने ट्रेंडिंग में नाम सुना हो, एक डेविन एआई करके टूल आया है, ये आपके लिए सॉफ्टवेयर को बनाकर भी दे सकता है। और नेक्स्ट 5 to 10 ईयर मुझे नहीं पता कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब रहेगी भी या नहीं, बहुत काफी रिसर्च चल रही है। अब देखो एआई को लोग कितना अडॉप्ट करते हैं, उसके बेसिस पर ही पता चलेगा कि इनकी जॉब कितनी सिक्योर रहती है। तो अगर रहेंगी भी तो इनका काम बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एआई क्या करती है? हेल्प करती है, इतना ज्यादा हाई लेवल का सपोर्ट करती है हर काम में। अब आप देखो, हमारे डेटा साइंस का एक चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, सिर्फ एक चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, और आज के टाइम के आधे से ज्यादा कंटेंट राइटर, आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, सभी किस पर आके स्विच कर रहे हैं? कुछ भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले एक बार चैट जीपीटी को हिट करते हैं।
कि चलो जी चैट जीपीटी से पूछते हैं। क्यों भाई, हमारे एक सॉफ्टवेयर ने इनके फील्ड में इतनी ज्यादा तबाही मचा दी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो आने वाले फ्यूचर में कौन कहता है कि चैट जीपीटी जैसे और वेरिएंट नहीं आएंगे और एप्लीकेशन नहीं आएंगे। तो ये जो डर है, फील्ड सभी बढ़िया है बट इस फील्ड में आपके लिए एक फियर है, डर का माहौल है, इधर नहीं है। क्यों, हम खुद एआई इंजीनियर है, हमारी जॉब कौन लेगा। तो ये तो कंफर्म है जी। दूसरी बात, उसके बाद भी मैं आपको एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर दूं, वो होता है जी सैलरी। सैलरी का बहुत इशू होता है, ठीक है। किसका इशू होता है, सैलरी का बहुत इशू रहता है कि सर इस जॉब में जाते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो मैं आपके सामने लाइव सर्च करता हूं, टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया, ठीक है। टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया, मैंने आपके सामने लाइव सर्च किया है और आप चेकआउट कीजिए। नंबर 1 पर आपको कौन देखने को मिल रहा है, डेटा साइंस। तो भाई सैलरी को लेके टेंशन नहीं लेने का है, सैलरी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। आप ना अदर वेबसाइट्स को जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। हाँ, डेटा साइंस और एक और आपको जॉब मिलेगी। देखो, एक डेटा साइंस, और डेटा साइंस को भी बीट करने वाले एक पर्सन होते हैं, वो है मेडिकल सर्जन। एक मेडिकल सर्जन करके जॉब होती है, ये सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं आज के टाइम पर। तो आपको क्या करना है, इस बात की टेंशन मत भूल जाओ कि सैलरी कैसी मिलेगी, सैलरी काफी अच्छी मिलने वाली है आपको। तो आई होप कि आपके अब तक सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि डेटा क्या है, डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोलो, अगर क्लियर हो गए तो एक बार कोई कंफर्म कर दो कि हाँ सर। वेरी गुड। चलो, अब देखो आपसे मैं क्या करता हूं, देखो डेटा साइंस हम पढ़ने वाले, ये तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इतने बड़े डेटा के साथ डील करनी है तो हम किसी टूल की मदद से नहीं करेंगे। जैसे एक ट्रेडिशनल अप्रोच है एक्सेल का यूज करके, नहीं भाई, वी विल नॉट यूज द एक्सेल। हम कोई भी टूल यूज नहीं करने वाले इस तरीके का फिलहाल के लिए। क्यों, क्योंकि अगर टूल से ही काम चल जाता तो फिर क्या नहीं था, पहले भी तो लोग एक्सेल से ही काम कर रहे थे। तो अपने को क्या करना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी और उसका नाम है जी पाइथन। क्या नाम है, पाइथन। तो आपको क्या करना है, डेटा के साथ डील करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं चूज करने वाला हूं वो है पाइथन। आज से कुछ टाइम पहले डेटा साइंस में आर का बहुत क्रेज था बट अब पाइथन का है। और हमें क्यों चूज करनी चाहिए पाइथन, क्योंकि 85% इंडस्ट्रीज आर यूजिंग पाइथन फॉर द डेटा साइंस पर्पस। सो दैट्स व्हाई हमें क्या करना है, पाइथन को ही पिक करना है। अब बिना देरी किए हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द बेसिक पाइथन, या और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आप फेमिलियर हो। आप चैट में नाम डालो कि सर मुझे सी आती है, जावा आती है, पाइथन आती है। देखें तो सही आपकी टेक्निकल स्किल्स कहां तक है। बताइए, C++, जावा, पाइथन, ओके, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट, वेरी गुड। कमेंट योर आंसर्स। इससे हमें एक हाई लेवल आइडिया मिल जाएगा आपकी नॉलेज का। पाइथन एंड C काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं इस बार तो। सर हु क्रिएट प्रोडक्ट लाइक चैट जीपीटी, डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट ही डेवलप करेगा चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर्स को। डेटा साइंटिस्ट डेवलपर ही होते हैं जी, इनके मुकाबले तो कोई कोडिंग जानता ही नहीं है। आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हो ना तो HTML CSS जावा, इसके जावा से काम चल जाएगा। इधर आपको बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ेगी। एक हाई लेवल के डेवलपर होते हैं ये, क्या DSA का रिक्वायर्ड होता है बट कंपनी के अकॉर्डिंग। जैसे कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनी है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड कंपनी होती है।
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अलग होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी अलग होती है। और जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, फॉर द इंटरव्यू पर्पस उनके लिए आपको डीएसए आना चाहिए, बट सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए नहीं, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। बट हाँ, अगर आपको अच्छे से नहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इधर आप ये सोचो ना, कोडिंग बहुत ज्यादा करने वाले हो। डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं ना, आप क्या समझते हो, इनके नाम के पीछे साइंटिस्ट लगा हुआ है, ये कोई मामूली इंसान होगा? इन्हें फ्रंट एंड डेवलपर का नॉलेज होता है, ये फ्रंट एंड डेवलपर का नॉलेज रखते हैं, ये बैक एंड डेवलपमेंट का नॉलेज रखते हैं, इनसे आप बैक एंड करवा सकते हो। इनको डेटाबेस की नॉलेज होती है, इनको क्लाउड की नॉलेज होती है, इनको क्लाउड की नॉलेज होती है, इन्हें डेवऑप्स इंजीनियर की नॉलेज होती है। इन सभी फील्ड्स को रिसर्च करने के बाद ये अपने आप में डेटा साइंटिस्ट कहलाते हैं। इतने आसानी से डेटा साइंटिस्ट नहीं बन जाते हैं, तो इन्हें हर एक फील्ड की, चलो, तो आपको क्या करना है, डेटा साइंटिस्ट इतने आसानी से नहीं बनते, ये भी एक हाउ मच डीएसए इज रिक्वायर्ड, ओनली द बेसिक लेवल ऑफ डीएसए। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो आपको डीएसए थोड़ा अच्छा आना चाहिए। और डीबीएमएस तो भाई इनका मेन सब्जेक्ट है, डीबीएमएस तो डेटा साइंस का, ये समझ लीजिए आपके लिए मेन सब्जेक्ट है। डीबीएमएस जितना अच्छे से आ जाए उतना अच्छा आपके लिए बढ़िया है। और वी आर गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज स्टैक इन द 40, नो, यू विल नॉट लर्न डेटा स्ट्रक्चर इन दिस कोर्स। आप सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लीजिए। नहीं, पावर बीआई और टैब्लू में से आपके इस सिलेबस में टूल नहीं है, बट हाँ, आपके इस सिलेबस में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज है जो पावर बीआई और टैब्लू का दोनों का काम आपके लिए आसान कर देंगे, और सिर्फ 1 घंटे में आप पावर बीआई चलाना भी सीख जाओगे। आर वी गोइंग टू लर्न? और आपके कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएल इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट? अगर डिफरेंस की बात करें एमएल इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट की, तो ये समझ लीजिए, डेटा साइंटिस्ट ना डेटा के फील्ड में सबसे हाई लेवल का जॉब होता है, और जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है ना, वो उससे छोटे होते हैं। और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट का जॉब रोल प्ले नहीं कर सकता है, बट डेटा साइंटिस्ट एमएल इंजीनियर का जॉब रोल प्ले कर सकता है। देखो, डेटा से रिलेटेड बहुत सी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे आपकी एक डेटा एनालिस्ट होता है, ठीक है, आपका एक डेटा एनालिस्ट होता है, हैंड राइटिंग में मत जाना प्लीज, बस भावनाओं में चले जाना आप, ठीक है। तो एक आपका डेटा एनालिस्ट होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, आपका मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, उसके साथ साथ आपके पास एनएलपी इंजीनियर आता है। क्या है? एनएलपी इंजीनियर होता है, एआई इंजीनियर होता है, ये सभी डेटा से डील करने वाले हैं। बिग डेटा डेवलपर होते हैं, बिग डेटा डेवलपर होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका डेटा इंजीनियर्स होते हैं। कौन होते हैं? डेटा इंजीनियर्स। और ये सभी के सभी क्या करते हैं? डेटा के साथ ही डील करते हैं। बट इन सभी के ऊपर होता है आपका डेटा साइंटिस्ट। अब इसे डेटा साइंटिस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस अकेले पर्सन को इन सभी का नॉलेज होता है, इन सभी फील्ड का नॉलेज होता है कि डेटा एनालिस्ट क्या करने वाला है, एमएल इंजीनियर क्या करने वाला है, एनएलपी इंजीनियर क्या करने वाला है, एआई इंजीनियर क्या करेगा, बिग डेटा डेवलपर क्या करेगा, डेटा इंजीनियर क्या करते हैं। जब इन सभी फील्ड का आपको नॉलेज हो जाएगी तब आप कहलाओगे एक डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट इज अ सुपेरियर जॉब इन अ डेटा साइंस फील्ड, जिससे इन सभी फील्ड का नॉलेज होता है। अगर आप डेटा साइंस के छोटे मोटे सब्जेक्ट पढ़ोगे, छोटा मोटा सिलेबस फॉलो करोगे, एमएल इंजीनियर बन जाओगे, डेटा एनालिस्ट बन जाओगे, और पूरा सिलेबस फॉलो करोगे तो डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। बाकी और देखते हैं आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं। व्हाट इज द वे टू बिकम अ गुड पाइथन डेवलपर? देखो, सबसे पहले तो आप अच्छे से पाइथन को पढ़ो, देन प्रैक्टिस ऑन इट। बहुत सारे क्वेज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करो, उसके बाद ही आप अच्छे डेवलपर कहलाओगे।
और सबसे अच्छा काम आपको क्या करना है, जैसे फंक्शंस के, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली अभी चला जाता हूँ, अब क्वेश्चन आया तो, जैसे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन। तो आपको क्या करना है, बिल्ट इन फंक्शंस, कौन सा बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है ये तो सभी को पता है, बट कैसे करता है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। अगर आप सभी बिल्ट इन फंक्शंस के क्वेश्चंस का आंसर निकाल ले कि हाउ इट इज परफॉर्म, हाउ इट फाइंड आउट द मिनिमम, हाउ इट फाइंड आउट द मैक्सिमम, हाउ इट सॉर्ट आउट योर डेटा, तो ये ऑलरेडी क्या है, देयर आर मेनी बिल्ट इन फंक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इफ यू हैव द आइडिया अबाउट दैट हाउ इट फाइंड आउट योर आउटपुट, तो आप ना एक गुड डेवलपर बन सकते हो। एंड यू कैन, और इफ यू हैव द एबिलिटी टू राइट द समथिंग लाइक दैट कोड, तो आप एक गुड डेवलपर हो। और लाइक विच लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड आफ्टर पाइथन, नो, नो नीड टू लर्न आर। कैन यू समराइज द पे टू बिकम अ पाइथन डेवलपर? ये थोड़ा सा समराइज क्या, ये तो अपन पढ़ने वाले हैं, कैसे आप पाइथन डेवलपर बन सकते हो ये तो हम पढ़ने वाले हैं, पाइथन पूरा पढ़ने वाले हैं इस सिलेबस में, चिंता मत करो। और अब मेरी कहानी क्या है, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मुझे क्लास आगे मूव फॉरवर्ड करनी चाहिए। After this 45 days boot camp, what can we expect in terms of job offering internship from our side या other campus? आप हमसे नहीं, आप जॉब्स की एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप हमसे कर रहे हो या अदर कंपनीज से? आर यू गोइंग टू टीच अस एंटायर डेटा साइंस? यस, whatever is mentioned in your syllabus, everything I am going to teach you. ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस, अगर ऑफ कैंपस की बात करते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 45 डेज ऑफ बूट कैंप, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो मैं आपको बताता हूं उसके साथ साथ मैं आपको हिंट दे के चलूंगा, जो मैंने पढ़ाया वो भी और जो मैं स्किप करूंगा वो भी, एवरीथिंग आई विल डिस्कस यू। और आपको क्या करना है, उस टॉपिक के जितने डेप्थ में जा सकते हो आप उतने डेप्थ में चले जाना। और अगर आप विद डेडिकेशन इस सिलेबस को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू ज्वाइन एनी कंपनी एज अ एंट्री लेवल ऑफ डेटा साइंटिस्ट। आज ओके, ये चलो ठीक है, तो अपन करते हैं अपना डिस्कशन स्टार्ट। ऑलमोस्ट वी हैव डन 1 आवर कंप्लीटेड। चलो, अब सबसे पहला काम क्या मेरा, अब मैंने आपको बोल दिया कि पाइथन को यूज करना है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम और योर टाइम, मुझे क्या करना है, पाइथन को यूज करना है। तो पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। तो पाइथन क्या होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए। तो बिना देरी किए सबसे पहले हम सेटअप करते हैं अपने सिस्टम के अंदर पाइथन का। तो यहाँ पर किसी भी ब्राउजर के अंदर आप आओ और सर्च करो पाइथन डाउनलोड। अच्छा, किस किस के सिस्टम्स में ऑलरेडी इंस्टॉल है पाइथन, एक बार को एक थम्स अप कीजिए। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। चलो, जिनके पास है वो प्लीज शांत रहो, जिनके पास नहीं है वो थम्स अप कीजिए। जिनके पास नहीं है पाइथन इंस्टॉल, देखो काफी स्टूडेंट्स हैं, हमें बताना पड़ेगा, है ना। तो चलो, आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में सर्च करो पाइथन डाउनलोड, और ये जो फर्स्ट लिंक आपको देखने को मिलेगी इस लिंक को कर लेना ओपन। और इसे ओपन करने के बाद आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, जहां पर आपको ये बटन देखने को मिलेगा डाउनलोड पाइथन 3.12.4, और आपको क्या करना है, इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी डाउनलोडिंग प्रोसेस क्या है, स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो, आप इस पर क्लिक करो और डाउनलोड करना स्टार्ट कर दो, और विद इन अ मिनट आपकी पाइथन क्या है, आपके सामने डाउनलोड होकर आपके इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है
ये तो डाउनलोड कर लो, कि हमारा तो इंटरनेट सही था और ऑलरेडी इंस्टॉल थी। देखते हैं, जैसे ही डाउनलोड हो जाती है एक बार को एक थम्स अप कर देना कि सर ओके आई हैव डाउनलोडेड। ओके, अब जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाता है, आपका क्या है, अभी तक सिर्फ पाइथन डाउनलोड हुआ है, अब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करो डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। 1 मिनट हो गया ये रीलोड। और इस इंटरफेस में आपको ये जो 2 चेक बॉक्स हैं ये मार्क करने हैं। क्या करने? ये 2 चेक बॉक्स मार्क करने, और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना। और ये चेक बॉक्स मार्क करना मत भूल जाना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों चेक बॉक्स को मार्क कर दो और डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दो। ठीक है, और जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करोगे, आपको क्या करना है, आपका पाइथन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। दे देना मिनट, या 1 मिनट के अंदर आपकी हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो ये हो गया क्लीन। चलो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, और जिसकी भी तरफ से इंस्टॉल हो जाती है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोसेस को कर देता हूँ कैंसिल। क्यों? बस आपको अब इस बटन पर ही तो क्लिक करना है। मेरे में ऑलरेडी पाइथन है, तो मैं अपना इसे परेशान नहीं करूंगा सिस्टम को। चलो इधर आते हैं, और इधर आने के बाद देखते हैं, कांट बी यूज कोलैब और विजुअल कोड, क्यों नहीं यूज कर सकते हो? चलो, जैसे ही आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाता है, तो चलो अब हाँ, ये तो कुछ अलग ही दिक्कत है आपके में। सेटअप फेल्ड, क्यों? अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जहां तक मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के सिस्टम में वीएस कोड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, बट क्विक थम्स अप सिर्फ वही करना जिनके में वीएस कोड नहीं इंस्टॉल, जिनके में वीएस कोड इंस्टॉल नहीं है। One or more issue cause the setup to fail. Please fix the issue. एक बार चेक करो, आपके में कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ रही है, देखनी पड़ेगी। ये थोड़ी डिफिकल्ट है, अंदर की कोई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की एरर है। चलो, अच्छा जी, तो इधर कोई नहीं है ऐसा स्टूडेंट जिसके में वीएस कोड इंस्टॉल नहीं हो? सिर्फ वो क्विक थम्स अप कीजिए जिनके में वीएस कोड इंस्टॉल्ड नहीं है। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यानी कि अभी तक किसी का एक भी लाइक नहीं आया है। इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी वीएस कोड, राइट? तो आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब के हाउ यू कैन इंस्टॉल द वीएस कोड, राइट? चलो, अच्छी बात है, आपके में ऑलरेडी है, क्योंकि मुझे पता था सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स के वीएस कोड पहले से ही इंस्टॉल होता है। तो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कहानी समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ना मैं पाइथन के बारे में बात करते हैं। अब आपकी पाइथन क्या है? इधर आते हैं, और आपके लिए पाइथन आपकी ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है आपकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सबसे पहली बात, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। अच्छे से पता है आप सभी को, बट फिर भी अपना फर्ज है कि आपको थोड़ा बहुत बताएं। तो देखो, पाइथन जो है इज अ वाइडली यूज जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय गिडो वैन रोसम इन 1991। चलो छोड़ो, इतना लंबा चौड़ा कहानी मैंने खुद नहीं लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए मैंने सिंपली लिख दिया है कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मैं आपसे सभी से इस बात से समझता हूं कि आपको इस बात का आइडिया होगा
कि व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कमेंट योर आंसर्स इन अ चैट बॉक्स। व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Human can understand। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान समझ नहीं सकता है, बताओ, है कोई? लैंग्वेज विच इज इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। वेरी गुड, ये आंसर सही लगा निशा का। जो इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय होती है ह्यूमन, ऐसा नहीं है कि उसके समझ में ना आए, वो लो लेवल को भी समझ सकते हैं। तो लैंग्वेज विच इज रिक्वायर कंपाइलर टू कन्वर्ट इन्वॉल्व यूज ऑफ कंपाइलर इंटरप्रेटर। ठीक है जी। तो देखो अपन आते हैं, आपने आंसर दे दिया। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी ना दो तरीके की हो सकती है, एक हाई लेवल और दूसरी लो लेवल, और कभी कभार कहीं पर देखने को मिल जाता है मिड लेवल। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना दो ही लैंग्वेज को कंसीडर कर सकते हो। अब देखो ये लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज से तो हमारे समझ में आ रहा है। अब देखो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल का डिफरेंस इतना है कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उन्हें सिस्टम बड़े ही आसानी से समझ लेता है। और कौन कौन सी होती है, कोई नाम में बता सकता है? एक आपकी लो लेवल कौन सी मिल जाएगी आपको? एक बाइनरी भी आ सकती है और एक आपकी असेंबली आती है। ठीक है, ये आपकी किस में आती है? लो लेवल में। और अगर हाई लेवल की बात करें तो ये जो सारी की सारी क्या है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सभी क्या है? हाई लेवल। कहानी क्या है? कहानी की शुरुआत होती है अपनी, देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो ये तो ठीक है, और इसीलिए, और ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई हाई लेवल? क्योंकि देखो लो लेवल को समझ पाना, ये लैंग्वेज सिस्टम जो समझता था वो ये दो लैंग्वेज थी, और इन्हें समझ पाना ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इन्हें समझ पाना इतना आसान टास्क नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है ये लैंग्वेज, इन्हें सीखना। तो इसीलिए इन्हीं के बेसिस पर कुछ नई लैंग्वेज जनरेट की गई, और वो कौन सी थी? हाई लेवल। अब देखो हमें इस सिस्टम के साथ डील करनी थी। देखो मैं थोड़ा सा बिल्कुल डेप्थ में आपको जाऊंगा, एकदम फ्रॉम बेसिक से, एकदम फ्रॉम बेसिक से। वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद आवर सिस्टम। क्या है? वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद आवर सिस्टम एंड वी वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद आवर सिस्टम। बट प्रॉब्लम क्या है? हम जो इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यहाँ पर ना अपना लैंग्वेज डिपेंडेंसी आ रही है। ये जो लैंग्वेज समझता है वो हमें नहीं आती, और हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो ये नहीं समझता है। तो अगर हम एक दूसरे की लैंग्वेज कंपेटिबल नहीं है तो कम्युनिकेशन तो पॉसिबल है नहीं। एक इंसान का और एक जानवर का कम्युनिकेशन जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक दूसरे की हम लैंग्वेज को ना समझे। तो ऐसे ही यहाँ पर कहानी आ गई। तो देखो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों लॉन्च हुई? पहला रीजन, हमें इससे कम्युनिकेट करना था, ये तो अपना गोल है। बट इसने बोला कि भाई अगर आपको मुझसे काम निकलवाना है और आपको मुझसे कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आप मेरी लैंग्वेज को सीख लो। मैंने बोला भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज समझते हो, इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मैं नहीं समझ सकता। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला एक काम करो आप मेरी सीख लो। सिस्टम बोलता आपके बाप के नौकर है जो हम आपकी सीखेंगे, हम अपनी चलाते हैं। आपको सीखना है तो सीखो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं दुनिया को सिखा रहा हूँ आज के टाइम पर। तो इन्होंने क्या किया? ठीक है, इन्हें ठुकरा दिया। तो अब भाई जब ये इसकी सीखने को तैयार नहीं, ये इसको सीखने के तैयार नहीं, फिर इंटरेक्शन होगा कैसे? तो प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला, एक थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी गई। क्या है? एक थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, और थर्ड लैंग्वेज जो आई थी इन्हें बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब ये थर्ड लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिन्हें सिस्टम भी नहीं समझता है और ये भी नहीं समझते, दोनों ही नहीं जानते हैं इसे। ना तो हम जानते हैं इसे, क्या आप जानते हो अभी रिसेंटली पाइथन को? बिना सीखे आप कोई जानते थे क्या? नहीं, सिस्टम भी नहीं जानता था।
अब देखो भाई, ये तो एक ऐसी लैंग्वेज ले आई, थर्ड लैंग्वेज, जो ना सिस्टम जानता है ना हम जानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई, ये जिसने भी सॉल्यूशन दिया था उसने बोला था कि भाई आप इनकी मत सीखो और आप अपनी मत सिखाओ इसे, आप क्या करो, मैं बीच में डाल दिया आपके लिए एक नई लैंग्वेज, आप इसे सीखो, दोनों के दोनों, दोनों क्या करो, इसे सीखो। तो इस लैंग्वेज को हम तो सीखने के लिए रेडी हो गए, हम तो सीखने के लिए रेडी हो गए, बट सिस्टम ने फिर मना कर दिया, मैं नहीं सीखने वाला भाई आपकी लैंग्वेज, आप कुछ भी लेके आ जाओ, मैंने एक बार बोल दिया मैं आपका नौकर नहीं हूं तो नहीं हूं, मैं सीखूंगा नहीं तो नहीं, क्लियर मना कर दी। तो भाई अब फिर प्रॉब्लम, ये तो सीख कर रेडी है, ये सीखने को तैयार है, बट ये नहीं सीखने वाले। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया, एक रिसर्चर ने सॉल्यूशन दिया कि एक पर्सन इधर लेके आओ, एक इंटरमीडिएटर लेके आओ, और वो इंटरमीडिएटर क्या होगा, एक ट्रांसलेटर होगा, क्या होगा, एक ट्रांसलेटर। और ये कैसे ट्रांसलेटर होंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और इनकी नीड किस लिए आई थी, इनके लिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, पहला आपका कंपाइलर और अभी दूसरा है आपका इंटरप्रेटर। अब देखो ये जो दो भाई हैं, इनका जॉब रोल क्या होता है, हमने तो ये थर्ड लैंग्वेज सीख ली और इस लैंग्वेज में अपने इंस्ट्रक्शंस दिए, और जैसे ही इंस्ट्रक्शन सिस्टम के पास जाएंगे तो ये जो ट्रांसलेटर है ना, इस सिस्टम के और हमारे बीच में रहता है। ये क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए उन्हें सिस्टम की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पास करता है। क्यों, क्योंकि भाई सिस्टम ने मना कर दिया था सीखने से, अब मना कर दिया तो उसका सॉल्यूशन भी तो चाहिए, तो उसी का सॉल्यूशन लेके आए थे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं दूसरी लैंग्वेज में, और इन अ सिंपल वे इस थर्ड लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करके किस में भेजते हैं, उस लैंग्वेज में जिसमें आपका सिस्टम समझता है। तो इनका काम क्या है, इन्हें ये लैंग्वेज भी आती है और इन्हें ये लैंग्वेज भी आती है, दोनों आती है। तो ये आपके क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं दो तरीके के। तो स्पेशली आपकी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेटर यूज करती है, जिसको जो पसंद आए वो उसे यूज करते हैं। जो हमारे पाइथन वाले भाई साहब हैं, उन्होंने यूज किया है किसे, इंटरप्रेटर को। किसे यूज किया है, इंटरप्रेटर को। तो अब कहानी में आपको थोड़ा सा इन दोनों भाइयों में डिफरेंस बताता हूं। छोटा सा तो डिफरेंस है, छोटा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया जिसके अंदर एटलीस्ट 100 लाइन का इंस्ट्रक्शन है, और आपने एक थर्ड लैंग्वेज की मदद से यानी कि पाइथन की मदद से लिखा और पास कर दिया किसे, टू द सिस्टम। अब टू द सिस्टम पास कर दिया, अब आपको पता है बीच में ट्रांसलेटर तो बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि ये तो जानता नहीं है। अब अभी आप अज्यूम करो कि ट्रांसलेटर कौन है, यहाँ पर कंपाइलर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं, क्योंकि दोनों तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, बट इनके बीच में डिफरेंस भी होता है। एंड आई होप कि आई नो कि ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस, बट प्लीज डोंट गेट बोर्ड बिकॉज देयर इज सो मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। मैंने इनिशियली आपसे इसीलिए पूछा था कि किस किस ईयर से और किस किस ब्रांच से हो, तो मैंने देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें आइडिया नहीं होता है कि ये कंपाइलर क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या होते हैं। तो देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों का जो डिफरेंस है मैं उन्हीं के लिए डिस्क्राइब कर रहा हूं, और आप भी एक बार क्विक रिवीजन कर लो। तो देखो कंपाइलर क्या करता है, आपके 100 लाइन के इंस्ट्रक्शंस को पहले बैठ के अच्छे से पढ़ेगा और एक दूसरी फाइल में लिखता है। क्या करता है, एक दूसरी फाइल में लिखता है, एक बार में सारे इंस्ट्रक्शंस को समझेगा, पढ़ेगा और एक दूसरी फाइल में कन्वर्ट करने के बाद उस पूरी फाइल को एक साथ आपके सिस्टम को देगा। क्या करता है, एक साथ। वहीं पर इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर बोलता है कि भाई देखो 100 लाइन के इंस्ट्रक्शन है, या मेरे पास मैं आपको 100 इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, तो एक काम करो, मैंने पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है। ये क्या करेगा, जैसे ही से पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ा इंटरप्रेटर ने, उसे ट्रांसलेट करके सीधा सिस्टम को पास कर देता है। ये काम करो, मैं पहली बात समझ चुका हूं वो क्या कराना चाहते हैं,
ये लो आप इस टास्क को परफॉर्म करो। सिस्टम क्या करेगा, उस टास्क को परफॉर्म करेगा, तब तक इंटरप्रेटर दूसरे लाइन के इंस्ट्रक्शन को पढ़ के रेडी हो रहता है और इसे समझता है और इसे ट्रांसलेट करके फिर बोलता है वो काम खत्म, चलो दूसरा करो, तीसरा करो। तो यानी कि ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को अंडरस्टैंड करता है और कंटिन्यूअसली क्या करता जाता है, सिस्टम को फॉरवर्ड करता है। ऐसा नहीं करता है कि मैं पूरा एक बार में पढ़ूंगा फिर ट्रांसफर करूंगा, नहीं, मैं एक लाइन का भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया तो मैं एक एक इंस्ट्रक्शन सीधा सिस्टम को पास करता रहूंगा। ये डिफरेंस रहता है किन दोनों में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो अपनी पाइथन किसे यूज करती है, इंटरप्रेटर को। तो पाइथन इंस्टॉल्ड है और अब मैं क्या करता हूं, मेरी कहानी जितनी भी थ्योरी थी, आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा था, बट आज के बाद आपका सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो चलो देखो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए उनसे जिन्होंने बनाया है। देखो यूज करने के लिए आपको क्या लगती है, पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर, पाइथन आप सर्च करो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर दोनों यूज करती है। क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको चेकआउट करना है और आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपकी पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर यूज करती है, बिहाइंड द सीन ये दोनों भाइयों को यूज करती है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, एक इमेज है मेरी, इस इमेज के अंदर भी सोर्स कोड इंटरप्रेटर के पास जाता है, इंटरप्रेटर इंटरनली भी कंपाइलर यूज कर रहा है। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि आपकी पाइथन कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर दोनों को यूज करती है। तो बट हाँ स्लो बनाता है, बट उसका फायदा भी तो है। इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को स्लो बनाता है बट उसका बेनिफिट है, बेनिफिट नंबर 1, जैसे अगर कंपाइलर इधर बैठा है, ठीक है, कंपाइलर इधर बैठा है तो कंपाइलर क्या करता है, आपके कोड को जब चेंज करेगा ना तो आपका कोड एकदम परफेक्ट होगा। जैसे 100 लाइन का कोड है और 100 लाइन का कोड जब तक आप परफेक्ट नहीं लिखोगे तब तक वो कंपाइल करके सिस्टम को पास नहीं करता है। बट मान के चलो अगर 100 लाइन में से लाइन नंबर 99 में अगर कोई एरर है तो 99 की वजह से वो क्या करेगा, इस पूरे कोड को कंपाइल नहीं करेगा, नई फाइल जनरेट नहीं करेगा और सिस्टम को सेंड नहीं करेगा। बट अगर यही सिचुएशन इंटरप्रेटर के साथ आ जाए तो वो क्या करेगा, जब तक एरर नहीं आ रही है तब तक सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराएगा। तो उन्हें ऐसा एक इंटरप्रेटर चाहिए था कि भाई हम बाउंड ना हो जाए किसी पर, एक लिमिटेशन ना बन जाए। अगर एरर 99 लाइन में है तो 98 तक का अपना कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, दोनों में रिस्ट्रिक्शन है, दोनों में डिफरेंस है और इन्हीं को ही यूज करने के लिए इंटरप्रेटर इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो पाइथन में आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम लिखोगे जहां पर नीड होती है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन की, एरर को बाद में देखा जाएगा, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। और उससे भी पहला रीजन पाइथन को बनाने का सबसे बड़ा फीचर क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर यूजिंग द इंटरप्रेटर हियर। क्योंकि अगर यहां कंपाइलर होता तो वो जब तक आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देता जब तक आपका प्रोग्राम एरर फ्री नहीं होता। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, कोई बात नहीं, आपके 5 लाइन का कोड है और लाइन नंबर 3 में आपके में एरर है तो कोई बात नहीं जी, वो चलाएगा, वो रोकेगा नहीं आपको, वो चलाएगा, ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा, यहां पर आएगा तुरंत मना कर देगा कि भाई अब एरर आ गया। बट यहीं पर अगर कंपाइलर होता तो वो ऐसे कुछ करने ही नहीं देता, भाई पहले फिक्स करो देन आई विल एग्जीक्यूट, उसका कहानी कुछ ऐसा होता। तो सभी के अपने अपने डिफरेंस हैं, अपने अपने बेनिफिट है, तो उसी को ही सोचते हुए उन्होंने पाइथन में इसे यूज किया है। और बाकी का आपको और डिटेल में जाना है तो अभी आपका ये शायद 2nd ईयर है या 3rd ईयर है, इधर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि एक कंपाइलर डिजाइन करके सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिले बीटेक के अंदर।
ठीक है, तो जब आप कंपाइलर डिजाइन पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से डिटेल में आइडिया लग जाएगा कि कंपाइलर डिजाइन कैसे काम करता है। इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। चेकआउट करोगे कितनी लेयर्स होती हैं? कंपाइल लेयर्स इन कंपाइलर, लेयर्स इन कंपाइलर। आप एक टॉपिक को खोलोगे ना तो आपके लिए पूरा एक सब्जेक्ट बन जाएगा। एक टॉपिक को खोलोगे आपके लिए पूरा एक सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर कंपाइलर के ही अंदर जाना है तो देखो, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सेमेंटिक, इंटरमीडिएट, कोड ऑप्टिमाइजर, टारगेट कोड जनरेशन। कंपाइलर के अंदर ना ये इतनी लेयर्स होती हैं और इन्हीं लेयर्स के बारे में पढ़ते पढ़ते आपका पूरा कंपाइलर डिजाइन खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर कंपाइलर पर पीएचडी करनी है तो कंपाइलर पर कर लेना जब आपके पास सिलेबस आएगा तो। ठीक है, बाकी अभी आपके लिए जितना हेल्पफुल है, जितना नीड था उतना मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले कोई कंफर्म करते हैं कि आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, विंडो का बटन दबाता हूं और यहां पर सर्च करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। तो देखते हैं आप कौन कौन सा पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हो। तो यहां पर लिखते हैं पाइथन माइनस माइनस वर्जन और एंटर हिट कर दीजिए। तो देखो मेरा पाइथन का वर्जन है 3.11.5। आप अपना वर्जन फाइंड आउट कीजिए और कमेंट में शेयर कीजिए। आपने पाथ वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया होगा आई थिंक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, बाद में हो सकता है, कोई बात नहीं, बाद में हो सकता है, आप करना चाहो तो। बट करना पड़ेगा आपको, याद रखना, आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा। तो एक बार चेक करो, जरूर आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, वरना ऑप्शन तो आता है उधर। हाँ जी, किसका? वाईफाई का पासवर्ड? वाईफाई का पासवर्ड है कैपिटल F U और F @1000824 और अफ्लेयर प्राइवेट लिमिटेड 5G करके आपके सामने आ रहा होगा। ऐड कर लीजिए, स्क्रीन पर चल रहा है देखो। चलो चलो, कैपिटल U स्मॉल f @1000824। मैं चैट में डाल दूं और किसी सभी को दिख रहा है, कनेक्ट कर सकते हो। चलो ठीक है, ये लो आपके लिए जो भी अवेलेबल है इधर, वो क्या करें, मैं चैट में डाल देता हूँ आपके लिए पासवर्ड। ये क्या आया है, 3.9.2, ओके, 3.12.2, 3.12.2, 3.11। चलो, पाइथन वर्जन असेंबली, और अपने चैट में डालिए क्या क्या आपका है। तो चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मेरा यहाँ पर ओपन है क्या, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है। तो आज ना इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका क्या है। और उससे भी पहले चलो एक काम करता हूं, मैं इधर आता हूं और इधर आने के बाद आपका एक फोल्डर, आप एक नया फोल्डर बना लो, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, अपना पूरा कोड रखना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आपके लिए एक नया फोल्डर बना दिया है और आज से इसी फोल्डर के अंदर मैं कोड करने वाला हूं। और इस फोल्डर के अंदर आप क्या करो, यहां से ओपन विद कोड करोगे तो ये फोल्डर आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया और मेरा VS कोड क्या है, ओपन हो चुका है मेरे उसी फोल्डर के अंदर। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फाइल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद
ये ओपन फोल्डर का ऑप्शन चूज कर लेना है। और ओपन फोल्डर के ऑप्शन को चूज करने के बाद जैसे मैं एक और प्रोसेस बताता हूँ कि जैसे आपके पास वीएस कोड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा वीएस कोड का। फाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है और ओपन फोल्डर का ऑप्शन चूज करना है और उस फोल्डर को चूज कर लेना है आपको जो आपने अभी बनाया है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पर बनाया था 15 जुलाई करके और मैंने सिलेक्ट कर लिया फोल्डर, तो मेरा क्या है 15 जुलाई वाला फोल्डर ओपन हो चुका है। तो आज मैं सबसे पहले पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखना चाहता हूं, तो वीएस कोड में एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करना है और यहां पर लिखता हूं मैं day1.py, day1.py। अच्छा, वीएस कोड में अगर आपके ऑलरेडी सेटअप है तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीएस कोड का सेटअप करवा देता हूं आपका। इस सेटिंग के ऑप्शन पर जाओ, क्या करो, सेटिंग के ऑप्शन पर जाओ, अगेन यू विल सी आ सेटिंग ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और ये सेटिंग सभी को करनी है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, वरना बहुत ज्यादा एरर फेस करोगे आप। तो सेटिंग में गया, सेटिंग का ऑप्शन चूज किया मैंने और यहाँ पर यूजर वाले पर देखो एक वर्क स्पेस एक यूजर करके है, तो मैं यूजर वाले में गया और यहाँ पर सर्च करता हूं मैं क्या, सेव। इस टाइम पर कौन चलो, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने जैसे ही सर्च किया सेव, आपके पास ये ऑटो सेव की सेटिंग आ चुकी होगी। इस ऑटो सेव की सेटिंग में आपके में ऑफ है, आपको ऑन फोकस चेंज सिलेक्ट करना है। क्या करना है, ऑन फोकस चेंज, जिससे क्या है आप जो भी कोड लिखोगे वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। आपको बार बार दोबारा बताता हूं, आपको क्या करना है, इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। अगेन आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। यूजर के ऑप्शन को सिलेक्ट रहना है, यहाँ वर्क स्पेस और यूजर दो देखने को मिलेंगे। यूजर का ऑप्शन चूज करना है और सर्च करना है सेव। और जैसे ही आप सर्च करोगे सेव, आपके सामने ऑटो सेव की सेटिंग क्या है, हाईलाइट हो जाएगी टॉप पर और यहाँ पर ऑन फोकस चेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल, आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ आता है, आपको क्या करना है, ऑन फोकस चेंज पर क्लिक कर देना है, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये सेटिंग कर लेते हो, यहां से कर दो जी कट। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं क्या, अपना फर्स्ट प्रोग्राम। बट उससे भी पहले एक सेटअप और करते हैं, इधर एक्सटेंशन में जाते हैं। एक्सटेंशन के अंदर यहां पर आपको लिखना है पाइथन। अगर ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद पाइथन और इस फर्स्ट वाले यूआरएल को, ये जो आपका फर्स्ट वाला आया है इसे करना है क्लिक। मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है अनइंस्टॉल, बट आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉल। तो इंस्टॉल पर क्लिक कर दो और इसे इंस्टॉल पर डाल दो। 1 मिनट में ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चलो पाइथन सर्च करो और ये से इंस्टॉल कर दो। एक एक्सटेंशन है वीएस कोड का, जैसे क्रोम में आपके पास एक्सटेंशन होते हैं ना, ऐसे ये वीएस कोड में एक्सटेंशन है। चलो अब यहाँ पर एक और सर्च करना है, चलो उसे मत सर्च करो, वो बेकार में आप कर लेते हैं। कोड रनर, क्या है, कोड रनर एक एक्सटेंशन और है। और ये जो आपकी फर्स्ट वाली एक्सटेंशन है इस पर करना है क्लिक और मुझे यहाँ पर अनइंस्टॉल देखने को मिल रहा है, आपको इंस्टॉल देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर लेना, उस पर क्लिक कर देना। इस एक्सटेंशन की हेल्प से आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को बाय अ सिंगल क्लिक एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिख रहा है सी, सी प्लस, जावा, जेएस, पीएचपी, पाइथन, पर्ल, रूबी, गो, लुआ, ग्रूबी, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को बाय अ सिंगल क्लिक क्या कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो चलो ये दोनों सेटअप अगर आपके हो चुके तो इधर से इसे कट तो कट और इस वाले पर कर लेते हैं क्लिक। तो इधर मुझे देखने को मिलेगी मेरी फाइल और इधर मेरा कर्सर कर रहा है ब्रिंग, जिधर मुझे क्या करना है, कोड। तो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम किसका रहेगा, अब बताओ फर्स्ट प्रोग्राम किसका रहेगा। हेलो वर्ल्ड, कंफर्म है, हाँ भाई कंफर्म है।
क्यों? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले यही चल रहा है। अच्छा, ये मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे ये एक अपनी है और ये एक अपनी है, तो मुझे आप इसमें से बता सकते हो कि कौन सा कोड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है। ये किस में लिखा है? बताओ। चलो पहले का आंसर पूछते हैं, क्या है पहले का? पहला जावा। वेरी गुड। चलो पता चलता है कि ये है जावा का कोड। अच्छा, ये किसका है? चेक करते हैं क्या कमेंट आते हैं। अरे किसी का सी प्लस प्लस भी आ गया। चलो कोई बात नहीं। ये आपका है जी सी का प्रोग्राम, ये आपका सी का और ये आपका पाइथन का। अब आप सेम प्रोग्राम तीन डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इधर देख सकते हो और आप कंपैरिजन कर सकते हो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना कितना आसान है और किस में लिखना कितना डिफिकल्ट है। देखो यहाँ पर ये आपके पाइथन में सिर्फ आपको सिंगल लाइन का कोड लिखने को मिला, सिंगल लाइन का कोड। तो इसी वजह से आपको क्या बोलते हैं, पाइथन जो है आपकी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न है। तो चलो कोई बात नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू लर्न है। तो अपन क्या करते हैं, पहला प्रोग्राम लिखते हैं अपना हेलो वर्ल्ड का। तो ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मेरा इतना सा ही है पाइथन के अंदर, तो इसे एज इट इज उठाता हूं और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने फाइल के अंदर लिखता हूं। इसे मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो मैं अभी इसे हाईलाइट करने की जगह बंद कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और जैसे ही आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे आपका प्रोग्राम डन। आपके हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब कहानी है जी इसे एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की कहानी है। तो आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के आपको मल्टीपल वे बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मल्टीपल वेज आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको अपना जो रिकमेंडेड वे है वो भी आपको बताऊंगा कि आपको किस पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करना है। तो देखो जी, चलते हैं और देखते हैं कि कितने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कोड लिखा और ये कोड मेरा इस फाइल के अंदर हो गया है जी सेव। और सेव होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे सिंपलेस्ट पहली अप्रोच, सारी अप्रोच को फॉलो करके दिखाता हूं और आपको क्या है, सभी को समझना है कि किस किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जाओगे किधर, उस फोल्डर के अंदर जिधर आपकी फाइल रखी हुई है। ठीक है, जैसे मेरी फाइल कहाँ है, यहां पर रखी हुई है। अब मैं क्या करता हूं, इधर आपके सामने यहां पर एक पाथ बार देखने को मिल रहा है। मैं इसे तो हटाता हूं और इधर लिखता हूं सीएमडी। क्या लिखता हूं? सीएमडी। अब जैसे ही मैं सीएमडी लिखूंगा मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और किस लोकेशन पर हो रहा है, देखो सी के अंदर, यूजर के अंदर, रंजीत के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर 50 जुलाई फोल्डर के अंदर। यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर 50 जुलाई फोल्डर है, वहां पर मेरा क्या ओपन हो रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। और पहला तरीका पाइथन और अपने फाइल का नाम, क्या लिखना है, पाइथन और अपने फाइल का नाम। तो जी मैं एग्जीक्यूट करता हूं और ये देखिए मेरे पास जो है आउटपुट देखने को मिल रहा है और सक्सेसफुली आपने अपना फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया। पहला तरीका, फर्स्ट वे कंप्लीट है। ओके, फर्स्ट वे क्लियर है। चलो याद रखना, सारे तरीके बताता हूं। फर्स्ट वे क्लियर है। चलो अब मैं इधर आता हूं और इधर आने के बाद आपको क्या करना है,
इस VS कोड के अंदर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद यहां पर मैं कर्सर रखता हूं, इस फाइल में कहीं पर भी कर्सर पुट करता हूं और जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा यहां पर मुझे रन पाइथन का ऑप्शन मिल जाएगा और मैं इसमें आकर यहां पर इस ऑप्शन को चूज कर लेता हूं, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। क्लिक किया तो आप नोटिस करोगे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल और आउटपुट मुझे मिल गया हेलो वर्ल्ड। तो दूसरा अप्रोच, आपको क्या करना है, कहीं पर भी क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, रन पाइथन फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है और रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। देखो हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो गया। दूसरा तरीका क्लियर है? ठीक है, मैं इसे कर देता हूं बंद। तीसरा तरीका, आपने कोड रनर को इंस्टॉल किया था, तो कोड रनर को इंस्टॉल करने पर यहां पर कुछ इस तरीके का आइकन आ चुका है आपके पास। किस तरीके का? इस तरीके का। इस आइकन पर कर दो क्लिक। देखो जैसे ही मैंने इस आइकन पर क्लिक किया मेरा हेलो वर्ल्ड मुझे आउटपुट में देखने को मिल रहा है। थर्ड वे क्लियर है? जितनी बार भी मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे मेरा आउटपुट देखने को मिलेगा। देखो हेलो वर्ल्ड। वापस से करता हूं, मेरे पास फिर से आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। फिर से करता हूं, मेरे पास आउटपुट क्या है? फिर से आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो आप जितनी बार भी इस बटन पर क्लिक करोगे आपके पास क्या है? आपका फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका एक तरीका ये है। अब आपका एक और तरीका बताता हूं। यहां पर जाना है, थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और टर्मिनल में जाना है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा टर्मिनल। कुछ स्टूडेंट्स को ये टर्मिनल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ये थ्री डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो आप ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और एक बटन है ये टिल का, आप ये तीन बटन दबा दो। जैसे ही आप ये तीन बटन दबाओगे आपके पास यहां पर बॉटम में कंट्रोल को दबाए रखो, शिफ्ट को दबाए रखो, टिल को दबा दो। जैसे ही टिल को दबाओगे आपके बॉटम में कुछ इस तरीके का एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो, और अगर देखने को मिल रहा है तो यहां पर क्लिक करो, टर्मिनल पे जाओ और न्यू टर्मिनल सेलेक्ट कर लो। अब जैसे आप न्यू टर्मिनल सिलेक्ट करोगे तो यहां पर आपके पास ओपन क्या हुआ है? पावर सेल, यानी कि, और देखो मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां पर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मैं क्लिक करता हूं तो देखो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया। अब कहानी क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पावर सेल और कमांड प्रॉम्प्ट दोनों ही होते हैं, बट आपको क्या करना है, हमेशा चूज करना है यहां से कमांड प्रॉम्प्ट। क्या करना है? कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट में आकर यहां पर लिखना है क्या? पाइथन और अपनी फाइल का नाम। यानी कि जो आपने फर्स्ट वे फॉलो किया था उस वे में क्या था, आप कमांड प्रॉम्प्ट बाहर से वो एक्सेस कर रहे थे, बट इस अप्रोच को अगर फॉलो करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या है आपका? VS कोड के अंदर ही एक्सेस हो जाएगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं और देखो मुझे मिल गया हेलो वर्ल्ड। अब देखो इतने तरीके बताने के बाद अब मैं आपको फाइनल जो अप्रोच है वो बताता हूं जो आपको फॉलो करनी है। सीधी सी बात है, टर्मिनल ओपन करो और टर्मिनल ओपन करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है तो ठीक, नहीं है तो यहां से चूज करो। यहां से क्या करो? चूज करो अपने कमांड प्रॉम्प्ट को। चलो मैं इसे कट करता हूं, इसे कट करता हूं, इधर से कट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं। और देखो मेरा ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट चूज है, बट नहीं भी है तो यहां से जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करो और यहां पर आने के बाद लिखो पाइथन day1.py। अब देखो मैंने एक बार ये कमांड लिखी और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अगर इसी प्रोग्राम को आपको वापस से एग्जीक्यूट करने की नीड आती है तो आप अपने कर्सर को एक बार इस जगह पर क्लिक करना और अप एरो की प्रेस कर देना। और जैसे ही आप अप एरो की प्रेस करोगे आपकी लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड आपको देखने को मिल जाएगी। अप एरो की एंटर, अप एरो की एंटर, अप एरो की एंटर, अप एरो की एंटर। बस आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से एक बार आपको कमांड लिखने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको कभी भी इसकी जरूरत नहीं है। तो जी ये था आपका
एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का तरीका जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और मैंने आपको मल्टीपल वे से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है। बट अगेन मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू आर जो है इस अप्रोच को फॉलो करोगे, बटन वाली को। तो मैं फिर से बोलूंगा, इस अप्रोच को फॉलो मत करना। कमांड प्रॉम्प्ट को जाना है और वहां पर अपनी प्रॉपर कमांड लिखनी है और एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो ये आपका आज हेलो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम आपने लिख लिया। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, आपके लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वेरिएबल, इसे ओपन करते हैं। क्योंकि आपने पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया तो इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। तो ये क्या है आपका वेरिएबल्स, क्या है इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने आ रही है। थिंक अ वेरिएबल एज अ स्मॉल स्टोरेज कंपार्टमेंट इन अ कंप्यूटर। आप इसे क्या कंसीडर कर सकते हो, वेरिएबल्स जो होते हैं एक स्मॉल स्टोरेज कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल स्टोरेज कंपार्टमेंट वेयर यू कैन स्टोर योर इंफॉर्मेशन, योर वैल्यू, योर डेटा फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम ऐसा नहीं, परमानेंट। वेरिएबल्स में जो वैल्यू आप स्टोर करोगे वो फॉर सम टाइम के लिए क्या है, स्टोर होने वाली है, परमानेंट नहीं होने वाली है। और दूसरी बात, वेरिएबल्स की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। क्या है, स्टोरेज की कैपेसिटी। जैसे आपके पास जीबीज में मेमोरी होती है, जीबीज में हार्ड डिस्क होती है, जीबीज में आपके पास पेन ड्राइव होती है, ऐसे ही वेरिएबल्स भी क्या है, आपकी मेमोरी ही के ये कंपार्टमेंट होते हैं, बट स्मॉल स्टोरेज कंपार्टमेंट वेयर यू कैन स्टोर योर इंफॉर्मेशन। जैसा कि आपके इमेज में देखने को मिल रहा है कि वेरिएबल इट इज लाइक अ बकेट वेयर यू आर स्टोरिंग सम डेटा, इंफॉर्मेशन और एक वैल्यू। और इस वैल्यू को ये वेरिएबल्स क्या है, कुछ टाइम तक होल्ड करता है। बट इस वेरिएबल के अंदर या इस बकेट के अंदर आपको वैल्यू को स्टोर करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है जी, आपको बताना पड़ता है कि आप क्या स्टोर कर रहे हो इसके अंदर। जैसे कभी तो कोई बकेट में पानी रख सकता है, कभी कोई क्या है सैंड रख देते हैं। ठीक है, जिसका जो मर्जी वो इसमें स्टोर कर सकता है, ये एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, आप स्टोर करो। बट वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होता है कि आपका जो मन आएगा वो स्टोर करोगे, आपको बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप क्या स्टोर कर रहे हो। अब हम अपने वेरिएबल में वाटर या सैंड तो स्टोर करने वाले नहीं है, हमें क्या करनी है, हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। और इंफॉर्मेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नंबर, टेक्स्ट, ठीक है, इमेजेस, ये क्या इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट वेज में अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो पार्ट है ये मेरा क्लियर है कि वेरिएबल क्या होते हैं और हम क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन इनसाइड इट। तो पहला काम क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सबसे पहले आपको समझना है कि कैसे आप एक वेरिएबल बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको वेरिएबल बनाना नहीं आता है तो आप उसमें इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करोगे। तो शुरुआत करते हैं हम सिंटेक्स की अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। मैं यहां पर लिखता हूं इंट नंबर 1 और स्टोर कर रहा हूं मैं क्या, 500 और सेमीकोलन। ये आपका क्या है, ये आपकी अप्रोच है क्या, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स। जहां पर ये जो आपके सामने है इसे हम क्या कह सकते हैं, आप ना इसे वेरिएबल नेम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वेरिएबल नेम। और इसे हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड्स है ये टेक्निकल वर्ड है, इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। और ये जो आगे लगा हुआ है ये क्या है, डेटा टाइप। मैं अभी आपको पहले बता रहा हूं, देन बताऊंगा कि ये एक्चुअली में चीजें क्या है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी वो वैल्यू है और ये आपका वो डेटा है दैट इज स्टोर्ड इनसाइड इन दिस वेरिएबल। क्या है, जो कि इसके अंदर क्या है, स्टोर्ड है।
तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है नंबर 1 नाम से। किस नाम से? इस नाम से। और उसमें स्टोर क्या किया है मैंने? 500। और ये क्या है जी? ये एक डेटा टाइप है। तो ये तो मेरे समझ में आ रही है कि ये एक वैल्यू है जो स्टोर्ड है मेरे वेरिएबल के अंदर। बट ये कहानी समझ में नहीं आ रही है, ये क्या है? तो इन्हें हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो जैसा मैंने बोला था कि वेरिएबल्स के अंदर आपको कुछ स्टोर करना है तो बताना भी पड़ेगा कि आप क्या स्टोर करने वाले हो। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर का मतलब है कि आप वेरिएबल के अंदर 0 से लेके एक नंबर्स में डेटा स्टोर कर रहे हो। किसमें? नंबर्स में। और एक कंप्लीट नंबर, ये माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ये एक कंप्लीट नंबर भी हो सकता है। तो जब भी आप एक नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये जो डेसिमल पॉइंट होते हैं ना, विदाउट डेसिमल पॉइंट अगर एक नंबर आप स्टोर करते हो किसके अंदर? वेरिएबल के अंदर, तो यू विल बी कंसीडर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल कंसीडर दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, कि ये एक क्या है? इंटीजर। और वहीं पर अगर आपने कुछ ऐसे स्टोर किया कि वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, पहले तो देखो मैं बोलता हूं 25, ठीक है? तो अगर आपने ऐसा किया तो ये इंटीजर है। बट अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, यहां पर मैं लिखता हूं पहले फ्लोट और यहां पर लिख देता हूं 25.2। ये जो वे है ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, ये पाइथन का नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर मैंने लिखा है फ्लोट। अब फ्लोट भी एक दूसरा डेटा टाइप है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप है। और इसका मतलब क्या है कि यू आर ट्राइंग टू स्टोर अ न्यूमेरिकल वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल विद डेसिमल पॉइंट। अगर आप विद डेसिमल पॉइंट किसी वैल्यू को अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो तो वो उसका डेटा टाइप क्या कंसीडर किया जाएगा? फ्लोट। तो ये आपका डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। तो मैं ये जो अप्रोच थे, ये अप्रोच थी किसकी? ये जो सिंटेक्स था वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, ये पाइथन का नहीं है। अगर आपको पाइथन के अंदर कोई वेरिएबल बनाना है तो आप ना वेरिएबल का नाम दो और उसके अंदर बस आप अपनी वैल्यू डाल दो जो भी आपको स्टोर करनी है। ना तो सेमीकोलन लगाना आपको और ना आपको यहाँ पर डेटा टाइप स्पेसिफाई करना। दिस इज द अप्रोच एंड दिस इज द सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन पाइथन। आपको कोई नीड नहीं है बताने की कि मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूं या फ्लोट स्टोर कर रहा हूं। पाइथन विल ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज योर डेटा टाइप कि आपका डेटा टाइप क्या है। तो देखो मैं इधर आता हूं और इस कोड को मैं बोलता हूं कि भाई ये कोड इस फाइल के अंदर तो रहे बट एग्जीक्यूट ना हो, तो इसके आगे मैं लगा देता हूं हैज। और हैज का मतलब है मैंने इस कोड को कर दिया है जी कमेंट। क्या कर दिया? कमेंट। अब कमेंट करने से क्या होगा? जो अपने ट्रांसलेटर भाई साहब बैठे हैं ना, जो इस कोड को ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो जैसे ही ट्रांसलेटर इस लाइन के कोड को पढ़ेगा तो अगर उसे स्टार्टिंग में हैज लगा देखने को मिल गया तो ना तो वो इस लाइन के कोड को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करेगा और ना ही इसे ट्रांसलेट करने में। तो इनडायरेक्टली क्या है? वी आर इग्नोरिंग दिस लाइन फ्रॉम द ट्रांसलेटर। और अगर उसी ने इसे इग्नोर कर दिया तो एग्जीक्यूशन का तो सवाल बनता ही नहीं है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूशन से इग्नोर करना चाहते हो तो सिंपली पाइथन के अंदर क्या करना है? आपको हैश टैग लगा देना है आगे। अब मैं क्या करता हूं, इसी फाइल के अंदर कोड लिखता हूं अपना, क्या? एक वेरिएबल बनाता हूं नंबर 1 नाम से और उसके अंदर स्टोर कर देता हूं जी 5000। क्या है जी? 5000। अब ये वेरिएबल बन तो चुका है, इसे प्रिंट कराते हैं, इसे प्रिंट फंक्शन के अंदर डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको आउटपुट देखना है तो यूज करोगे प्रिंट फंक्शन। तो मैंने इसे क्या कर दिया, एक नम नाम के वेरिएबल में स्टोर किए थे मैंने 5000 और मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर स्टोर हो गए तो मुझे ना प्रिंट करके दिखा देना। ठीक है, तो इधर आते हैं और इधर आने के बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूं। एक काम करता हूं, मैं आपको आउटपुट अच्छे से दिखे
इसीलिए मैं अपने कोड को कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एग्जीक्यूट करता हूं, जिससे क्या है आपको कोड अच्छे से दिखेगा आउटपुट। चलो, तो यहां पर मैं लिखता हूं पाइथन day1.py। तो देखो मुझे आउटपुट में क्या देखने को मिला, 5000। अब मेरे ये तो समझ में आ चुका है कि ये एक इंटीजर है। क्यों? विदाउट यूजिंग डेसिमल पॉइंट मैंने स्टोर किया है एक नंबर वैल्यू इन दिस वेरिएबल, बट मैंने इसे डेटा टाइप नहीं बताया। अब मैं इससे पूछना चाहता हूं कि भाई आपने कुछ ना कुछ तो समझा होगा इंटरनली, तो मुझे बताओ आपने इसका डेटा टाइप क्या समझा है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो यहाँ पर पाइथन के अंदर एक फंक्शन मिलता है टाइप करके। इस टाइप फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल को यहां से उठाऊंगा और इधर चिपका देता हूं। इसे उठाया मैंने यहां से और इधर मैंने चिपका दिया, और मैं बोलता हूं देखो ये टाइप फंक्शन मुझे ये तो बता देगा कि इसका टाइप क्या है, बट मुझे दिखाएगा नहीं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रखना पड़ेगा प्रिंट के अंदर। और मैं यहां पर आता हूं और रखने के बाद एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखो पहले प्रिंट फंक्शन ने मुझे आउटपुट में दिया 5000, और दूसरे प्रिंट फंक्शन ने मुझे आउटपुट में क्या दिया, क्लास इंट। ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आप वैल्यू स्टोर किए हो इस वेरिएबल के अंदर वो इंटीजर टाइप की है। तो आपने क्या किया, इस तरीके से पता कर लिया। अच्छा, मैं ना इसमें ना फ्लोटिंग पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, डेसिमल वैल्यू भी ऐड कर देता हूँ, और वापस से इससे पूछते हैं कि भाई अब बताओ आपके पास, अब आप क्या समझ रहे हो इससे। तो देखो अब क्या आ गया, ये फ्लोटिंग। अच्छा, मैं ना जीरो डाल के देखता हूं, जीरो पर क्या बताएगा ये, देखो जीरो पर इंटीजर बताएगा। एक नेगेटिव वैल्यू डाल के देखते हैं, 25 नेगेटिव वैल्यू डाली, सॉरी इधर आते हैं और वापस से क्या करता हूं मैं, एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखो या तो नेगेटिव हो, जीरो हो, या आपका एक कंप्लीट नंबर, आपका एक होल नंबर क्या है, इंटीजर कहलाएगा। और वहीं पर आपने एक भी फ्लोटिंग पॉइंट ऐड कर दिया, सिर्फ जीरो भी दिया, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दी, बट डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो आप चेकआउट करोगे, इसका आउटपुट आपको फ्लोट देखने को मिलने वाला है। तो ये क्या है आपका फ्लोटिंग। अब देखो आपको ना यहाँ पर एक चीज समझनी है, वो क्या है, ये जो मैंने वेरिएबल का नाम जो दिया है तो मैंने कुछ ऐसे दिया है। अब आपको सोचना ये है कि क्या सर मैं वेरिएबल नाम कुछ भी दे सकता हूं। देखो आप दे तो कुछ भी सकते हो, बट विद सम गाइडेंस, विद सम रिस्ट्रिक्शंस। और रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आपको वेरिएबल नेम बनाने के लिए ये 3 से 4 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, और मैं इन 4 रूलों को आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं। पहली बात, आप एक वेरिएबल का नाम, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए और वेरिएबल का नाम रखने के लिए जो कैरेक्टर यूज करोगे, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ठीक है, स्मॉल ए टू क्या है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, उसके बाद 0 से लेके 9, और लास्ट में आपका एक अंडरस्कोर। आप सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। पहला रूल तो ये है, इसके आउट ऑफ दीज एनी कैरेक्टर आप वेरिएबल नाम में यूज नहीं कर सकते हो। पहला रूल तो ये कहता है, यहाँ पर पहला रूल आपका ये था कि वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कौन कौन से कर सकते हैं। दूसरा रूल, आप जब भी वेरिएबल का नाम बनाओगे, जब भी आप वेरिएबल का नाम रखोगे, तो यू कांट स्टार्ट वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन, वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन विद न्यूमेरिकल वैल्यू। आप क्या कर सकते हो, विद न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कर सकते। दूसरा रूल, कभी भी वेरिएबल का नाम बनाना, देखो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किया है, आई कैन यूज न्यूमेरिकल वैल्यू। ये मैंने, अच्छा माइनस है, चलो कोई बात नहीं, इधर उठाते हैं इधर रखते हैं, मैं सोचा कुछ और ही ऐड कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज कर सकते हो, बट
इन अ लास्ट एंड इन अ मिड, बट न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं आ सकती है। जैसे अगर मैं एक वेरिएबल का नाम लिखना भी स्टार्ट करता हूं इस तरीके से, तो वीएस कोड मुझे खुद सजेशन में दे रहा है, रेड अलर्ट कर रहा है। तो चलो पहला रूल क्लियर हो गया कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल, और दूसरा रूल आपका ये है। और तीसरा रूल सुनो, तीसरा रूल आपका क्या है? तीसरा रूल ये है कि लेट सपोज आपने दो वेरिएबल्स बनाए, तीन वेरिएबल्स बनाए, पहला एज, दूसरा इस तरीके से, और तीसरा कुछ इस तरीके से। अब आपको लगेगा कि सर मीनिंग्स तीनों वेरिएबल्स की सेम है। आपने तीन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स क्या है क्रिएट किए, तो आपकी इन तीनों वेरिएबल्स का नाम सेम है, तो आपके हिसाब से वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। नहीं, वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? अगर आपके एक वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल में केस का डिफरेंस है, कहीं पर कोई स्मॉल है और वहां पर कोई लोअर है, तो ये जो वेरिएबल है, थ्री डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल क्या किए जाएंगे? कंसीडर। ये तीन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर किए जाने वाले हैं आपके। तो ये आप याद रखना कि अगर आपने कभी इस तरीके से सोच लिया कि मैंने ऐसे बनाया था और प्रिंट करा रहे हो ऐसे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास क्या है? तीन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे। और लास्ट वन जो आपका रूल है, पाइथन या वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या? देखो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? रिजर्व कीवर्ड्स। और रिजर्व कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? ये कुछ ऐसे वर्ड है दैट इज ऑलरेडी स्पेशली रिजर्व फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि ये ऑलरेडी प्री डिफाइन है टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। और ऐसे वर्ड्स को लाइक यहां पर मैंने यूज किया था प्रिंट। ये प्रिंट फंक्शन क्या है? ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है। क्या है ये? एक रिजर्व कीवर्ड है। और किस लिए यूज होता है ये प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर? टू प्रिंट, टू डिस्प्ले योर आउटपुट इन अ कंसोल। सो यू कांट यूज समथिंग लाइक वर्ड एज अ वेरिएबल नेम। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। अगर कुछ भी इधर प्री डिफाइन है तो उसे क्या है, आप यूज मत करना। हाँ, एक बात है, पाइथन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एक फीचर होता है। पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा हाई होती है। आप अगर चाहो तो देख सकते हो, प्रिंट फंक्शन नाम से भी एक वेरिएबल बना सकते हो, यानी कि आप एक रिजर्व कीवर्ड को यूज कर सकते हो एज अ वेरिएबल। आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी। बट व्हेन यू विल यूज दिस प्रिंट कीवर्ड फॉर द प्रिंट पर्पस, उस टाइम पर आपको एरर मिलेगी। तो यहाँ पर बोला तो ये जा रहा है कि आप रिजर्व कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बट पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी का नेचर क्या करता है? आपको अलाउ करता है टू क्रिएट अ वेरिएबल विद द नेम ऑफ रिजर्व कीवर्ड। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि एरर आएगी, एरर नहीं आएगी। अगर आप चाहो तो मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। मैं इस पूरे कोड को कर देता हूं कमेंट, और आप नोटिस करोगे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूं प्रिंट करके, और उसके अंदर स्टोर कर देता हूं 1000। और आप देखो मैं कोड को ना एग्जीक्यूट करता हूं। क्या करता हूं? कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, और देखो सक्सेसफुली मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ, कोई एरर मुझे फेस नहीं हुई। बट जैसे ही मैं दो कदम चलने के बाद मैं क्या बोलता हूं कि भाई प्रिंट कर देना, किसे? इस प्रिंट को प्रिंट कर देना। अब भाई आप इस रिजर्व कीवर्ड का पर्पस ऑलरेडी मॉडिफाई कर चुके हो, उसे आप एज अ वेरिएबल यूज कर चुके हो, तो अब आप इसे एज अ फंक्शन यूज नहीं कर पाओगे। अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखो यहाँ पर एरर आ चुकी है। तो आपको क्या करना है? आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि आप क्रिएट कर सकते हो, बट प्लीज मत करना, क्योंकि बाद में आपको एरर्स देखने को मिलेंगी। तो ये आपके वेरिएबल्स नेम थे। अब एक काम करते हैं, आपसे ना मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं। और क्वेश्चंस क्या है? जैसे शुरुआत करते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल नेम बनाता हूं कुछ इस तरीके से, नंबर 20, तो क्या ये वेरिएबल नेम एक वैलिड वेरिएबल नेम है?
बताओ। यस, अगर मैं वहीं पर अगर मैं वहीं पर दूसरा वेरिएबल बनाता हूं, चलो दूसरा वेरिएबल है मेरा नंबर @20। ये कैसा है? वेरी गुड, क्लियर, समझ में आ गया। ये नहीं हो सकता, रीजन बताएगा कोई? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ और इसने हमारा एक रूल ब्रेक कर दिया। कौन सा वाला? जहां पर मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, और ये उन कैरेक्टर से आउट ऑफ जा रहा है। अच्छा, दूसरा ये क्यों? रीजन स्टार्टिंग में आ गया, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए। ठीक है, तो आज आप ना वेरिएबल नेम बनाना सीख गए, वेरिएबल क्या होता है ये समझ गए, सेटअप आपके सिस्टम में हो चुका है। कल से आपकी थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, आप वेरिएबल्स को बना सकते हो और देख सकते हो। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, आज आपकी पहले तो लेते हैं अटेंडेंस, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे की जर्नी।